हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आपके अपने चैनल स्काई टीचिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों के बारे में। पीछे की क्लास में हम पुर्तगालियों, डचों, अंग्रेजों और डेनिशों को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे फ्रांसीसियों की। तो बच्चों, फ्रांसीसियों की जो शुरुआत होती है वो एक नाम आता है लुई 16वां से होती है। लुई 16वां इनका लुई 14वां, सॉरी गलत नाम बोल गया। लुई 14वां जो है ये इनका शासक रहता है। लुई 14वां के समय में एक वित्त मंत्री होता है इसका कोलवर्ट नाम का। कोलवर्ट जो है ये अपने राजा को सलाह देता है कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए हमारे पास कोई कंपनी होनी चाहिए, हम भी वहां व्यापार करें। तो ये इसके परामर्श पर एक कंपनी का गठन करते हैं 1664 ईस्वी में। उस कंपनी का नाम रहता है द कंपनी ऑफ इंडो ओरिएंटल। द कंपनी ऑफ इंडो ओरिएंटल। इंडो ओरिएंटल। तो ये कंपनी जो है बनके 1664 में तैयार हो जाती है और उसके बाद इसका काम शुरू होता है भारत की ओर आने का। तो सबसे पहले इधर भारत से इधर एक अफ्रीका का हिस्सा पड़ता है नीचे, यहाँ पर मेडागास्कर। ये 64-68 के आसपास इस मेडागास्कर तक पहुंचते हैं। तो मेडागास्कर में 1664 में आती है पहली बार द कंपनी ऑफ इंडो ओरिएंटल का अभियान। लेकिन जो भारत के लिए पहला अभियान भेजा जाता है वो भेजा जाता है 1667 में। और इस अभियान के नेतृत्व करता है फ्रैंको कैरो। फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में भेजा जाता है ये अभियान। किसके नेतृत्व में? फ्रैंको कैरो। और इसके साथ एक व्यक्ति और रहता है। फ्रैंको कैरो के साथ रहता है एक ईरानी नागरिक जो इस ईरान में इस्फहान का निवासी था। ईरान में इस्फहान का निवासी रहता है, मरकारा नाम रहता है इसका, मरकारा। तो इन लोगों को भेजा जाता है भारत में 1667 में। तो फ्रैंको कैरो और इस्फहान का निवासी मरकारा जो कि ईरान का रहने वाला था वो आते हैं यहाँ। वो सूरत आते हैं सबसे पहले और सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1668 में। तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित होती है 1668 में। तो आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है कि जो भी आया उसने सूरत में तो फैक्ट्री लगाई रखी थी। पुर्तगालियों की भी थी, 1613 में एक आधिकारिक फैक्ट्री अंग्रेजों ने भी लगाई थी और उसके अलावा डचों की भी फैक्ट्रियां थी। तो सारे सूरत में बहुत एक हब था, व्यापार का केंद्र था। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी तो उन्होंने सोचा दूसरी कोई जगह ढूंढते हैं। तो यहाँ एक आंध्रा के तट पर एक जगह थी मुसलीपट्टनम। मुसलीपट्टनम आज की डेट में मछलीपट्टनम भी है, आंध्रा का एक बंदरगाह है मुसलीपट्टनम, इसी को मछलीपट्टनम बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है डचों की भी फैक्ट्री थी, अंग्रेजों की भी फैक्ट्री थी, पुर्तगालियों की भी फैक्ट्री थी और ये गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत आता था। गोलकुंडा राज्य के अंतर्गत तो गोलकुंडा के शासक ने सबको, अंग्रेजों को तो विशेष सुविधाएं प्रदान करी थी 1632 में, सुनहला फरमान दे दिया था। तो कर मुक्त छूट मतलब जो है करते थे उसके आधार पर व्यापार। तो इन लोगों ने सोचा कि मुसलीपट्टनम चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये मुसलीपट्टनम आते हैं। बस विधा यहाँ भी वही थी, तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये मरकारा जो है यहाँ आ जाता है और यहाँ पे एक फैक्ट्री स्थापित कर देता है पुर्तगाली मतलब फ्रांसीसियों के लिए। तो दूसरी फैक्ट्री जो लगती है वो 1669 में, याद रखिएगा 1669 में मुसलीपट्टनम में लगती है दूसरी फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में ये लगा लेते हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है, सोचते कहीं और चल के थोड़ा सा दुकान खोलते हैं, थोड़ा हटके कस्टमर मिल जाएंगे थोड़े। तो होता क्या है, जब यहाँ प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो ये थोड़ा सा हटके एक जगह पड़ती है सैंथोमे। सैंथोमे पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं जब ये वहां कोठी वोठी बनाने लगते हैं। तो डच जो होते हैं वो गोलकुंडा के शासक से कहते हैं, शिकायत करते हैं और अंग्रेजों का भी समर्थन इनको मिलता है। सैंथोमे पर जो जहां पे ये कब्जा कर रहे होते हैं तो उस समय 1672 का सन होता है और ये कब्जा करता है दी लाहे। ये इनका सेनानायक रहता है इस समय 1672 में। तो ये सैंथोमे पे कब्जा कर लेता है। फिर होता क्या है, डच जो अंग्रेजों का समर्थन भी प्राप्त था जिनको और गोलकुंडा के शासक का भी, वो दोनों मिलके इनको यहां से तो भगाते ही हैं सैंथोमे से। इसको सैंथोमे बोलते हैं। सैंथोमे से तो भगाते ही भगाते हैं, साथ में मुसलीपट्टनम से भी भगा देते हैं। जो कोरोमंडल पे जो भी इनके पास जगह होती है वो भी खो देते हैं। तो ये 1672 की घटना के बाद एक दूसरा अभियान भेजा जाता है और दूसरे व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम रहता है फ्रैंको मार्टिन। फ्रांसिस्को मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन आप उनको बोल सकते हैं। तो उनकी बात करते हैं फ्रैंको मार्टिन की। ये आते हैं 1673 में फ्रैंको मार्टिन।
इनके साथ भी एक बंदा और एक्स्ट्रा रहता है, फ्रैंको मार्टिन के साथ भी, जैसे उसके साथ मरकारा आया था, फ्रैंको मार्टिन के साथ तो नहीं आता है वो, लेकिन इनके साथ रहता है। फ्रैंको मार्टिन के साथ नहीं, दी लाहे के साथ आया था, उसका नाम था वेलांग द लेस्पिने, वेलांग द लेस्पिने। ये यहां से थोड़ा परिचित हो गया था क्योंकि ये आया था दी लाहे के साथ में, ये नए नए आ रहे थे फ्रैंको मार्टिन, तो ये वेलांग द लेस्पिने को अपने साथ लेते हैं। और यहाँ बलिकोंडपुरम में एक सूबेदार होते हैं शेर खां लोदी, उनसे जाके मिलते हैं दोनों, फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने। ये लेस्पिने जो रहता है ये दी लाहे के साथ आया होता है, लेकिन इनके साथ जाता है बलिकोंडपुरम के एक सूबेदार के पास। उससे इन लोगों को मिल जाती है एक गांव, यहाँ पे जगह मिल जाती है बलिकोंडपुरम में, तो उस गांव को ये डेवलप करते हैं आगे चल के पांडिचेरी के नाम से। तो 1674 में पांडिचेरी की नींव पड़ती है, आप याद रखिएगा, पांडिचेरी। तो यहां तक की कहानी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि पांडिचेरी में इनका फिर आगे चल के मुख्यालय बन जाता है। यही कोरोमंडल तट पर इनको जगह मिल जाती है पांडिचेरी के नाम से, जो उसे अपना मुख्यालय बना देते हैं आगे चलकर, इसको खूब डेवलप करते हैं। तो ये इनको मिलती है 1674 में, और 1674 तक जब ये बन जाती है तो इसका प्रमुख भी जो है फ्रैंको मार्टिन ही रहता है। इसका पहला जो प्रमुख बनता है वो फ्रैंको मार्टिन ही बनता है, फ्रैंको मार्टिन। तो इन दोनों चीजों को आपने यहां तक की चीजों को समझ लिया। अब यहां का मसला ये हल कर देता है 1674 में, तो फिर जाके मिलता है बंगाल में, जहां सब बैठे थे, ये भी व्यापारिक केंद्र था भारत में, बंगाल भी। तो बंगाल में जाता है और बंगाल में शाइस्ता खां से मिलता है 1674 में ही, शाइस्ता खां से मिलता है वहां जाकर। शाइस्ता खां सूबेदार रहते हैं बंगाल के उस समय, तो इनसे मिलता है। फिर मिलने के बाद यहाँ कुछ समय लगता है इसको, 1690 के आसपास, 1690-92 में ये यहाँ पे एक चंद्रनगर की प्रसिद्ध कोठी तैयार करते हैं फ्रांसीसी। चंद्रनगर जगह पर इनकी एक तीसरी फैक्ट्री बनती है, यहाँ पर प्रसिद्ध कोठी बोला जाता है चंद्रनगर की इसको। तो ये यहां तक का आपने क्रम बहुत अच्छे से समझता हूं बच्चों समझ लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जब चंद्रनगर में इनकी कोठी स्थापित हो जाती है तो प्रतिस्पर्धा यहाँ भी है अंग्रेजों, डचों और इनके बीच में, पुर्तगालियों के बीच में, सबके बीच में, हर जगह पे सब लोग, यहाँ भी कासिम बाजार में डच बैठे थे, और मतलब जो है हुगली में भी थे, सब लोग अंग्रेज थे, तो सभी लोग थे। तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धा थी डचों और इनके बीच में, और यहाँ भी थी। डच को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी इनसे, डचों के साथ में इनका यहीं टकराव हो गया था, तो यहाँ भी इनके साथ, डचों के साथ इनका टकराव हो जाता है। ये फोन जरा आप कॉल कर उठा कैसे कर, तो डचों के साथ इनका टकराव यहां भी, सॉरी, डचों के साथ इनका टकराव शुरू हो जाता है। तो जब यहां टकराव दोबारा होता है तो क्या करते हैं डच, वहां तो कुछ नहीं करते, लेकिन डच इनसे यहां भिड़ जाते हैं आके और पांडिचेरी को कब्जा कर लेते हैं। पांडिचेरी को डच जो है 1692 है, 93 में, 1693 में डच पांडिचेरी पे कब्जा कर लेते हैं। जब 1693 में डच पांडिचेरी पर दोबारा कब्जा कर लेते हैं तो बच्चों होता क्या है, पांडिचेरी फिर इनके, डचों के कब्जे में होता है। फिर थोड़े दिन बाद डचों का और इनका फ्रांसीसियों का एक समझौता होता है। उस समझौते को हम रिजविक की संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रिजविक की संधि। रिजविक की संधि। ये रिजविक की संधि जो है सन 1698 में होती है, लगभग 5 साल डचों के हाथ में रहता है पांडिचेरी। 1698 की रिजविक की संधि के द्वारा इनको फिर पांडिचेरी वापस मिल जाता है। तो ये संघर्ष जो इनका शुरू हुआ था यहां पर, आपने समझा, पांडिचेरी इनको वापस मिल जाता है 1698। आगे की बात करते हैं फिर। अब इन जगहों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हमने इसीलिए मैप बना लिया क्योंकि आपको कर्नाटक युद्ध में इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद होता क्या है, यहां पे एक जगह रहती है माही, ठीक है, उस पर भी आगे चल के इनका अधिकार होता है। और यहां रहता है कराईकल, कराईकल, ठीक है। तो कराईकल, माहे, पांडिचेरी, ये तीनों पांडिचेरी के ही हिस्से हैं। मैप जरा सटीक नहीं बना है, इसको आप देखिएगा अपने घर पे अच्छे से, ठीक है। तो ये बात हो गई तीनों जगहों की। तो इनको कब कब कब्जा करते हैं फ्रांसीसी, उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि जगहें इनकी सारी देखना बहुत जरूरी है। इधर एक नीचे रहता है अफ्रीका के पास में जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर से ऊपर थोड़ा सा एक जगह है मॉरीशस। बच्चों मॉरीशस में जो है, मॉरीशस में अधिकार कर लेते हैं फ्रांसीसी 1721 में।
1721 में मॉरिशस पे अधिकार करते हैं और माहे पे करते हैं 1724 या 25 में, 1724-25 में मान लो, आप कहीं कहीं 25 मिल जाता है लिखा, ठीक है। तो 1725 मेरी वाली बुक में दिया था जिसको हमने ज्यादा पढ़ा है, वैसे 1724 भी मिलता है। तो 24-25 में ये माहे पर कब्जा कर लेते हैं और 1739 में ये कराईकल पे कब्जा करते हैं। तो ये जो है इतनी जगहों पर अब देखिए फ्रांसीसी बैठ गए हैं, यहां फ्रांसीसी आ गए, फैक्ट्री बना ली, यहां बना ली, मॉरिशस में है, माहे पर है, कराईकल में है, बंगाल में है, चंद्रनगर में। अब क्या होता है, जो 1742 का टाइम पीरियड आता है वहां से इनका उत्थान शुरू होता है। 1742 में लिनो और ड्यूमा नाम के दो इनके बढ़िया प्रशासक रहते हैं, वो इनको समृद्ध करते हैं, थोड़ा स्थापित करते हैं। उसके बाद डुप्ले के समय में इनका प्रभुत्व स्थापित होता है और डुप्ले के जाते ही इनका भट्ठा बैठना शुरू हो जाता है। उसको हम कर्नाटक युद्धों के अंतर्गत समझेंगे। तो यहां तक की वीडियो को आपने उम्मीद करते हैं अच्छे से फ्रांसीसियों को समझ लिया होगा। अब बात करेंगे अगली वीडियो में कर्नाटक युद्धों की, क्योंकि उनको समझने के लिए आपको अलग से देखना बहुत जरूरी है। बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बच्चे छोड़ देते हैं कई बार ऐसे ही। आप इंतजार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम बहुत अच्छे से अगली वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे कर्नाटक युद्ध के साथ।